Good morning, students. I am Dr. Indermal Goyal. Today, in this video, we will discuss about types of capital of a public company. In 12th CBSE and RBSE, important part of our syllabus is company accounts, and one of the most important chapter is issue of shares, अंशों का निर्गमन. अब कंपनी अकाउंट से रिलेटेड अभी तक मैंने दो अलग वीडियो बनाए थे. फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने सारे सोर्स ऑफ फाइनेंस को डिस्कस किया है. जब आप कंपनी के अकाउंट्स बनाना चाहते हैं, कंपनी की अकाउंटिंग से रिलेटेड एंट्रीज करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में कंपनी के बारे में आपको सारा बेसिक नॉलेज, टर्मिनोलॉजिकल नॉलेज, वर्किंग सिस्टम का नॉलेज होना चाहिए, और तभी आप है ना कंपनी के अकाउंट्स को अच्छी तरह से समझ सकते हैं. कंपनी अकाउंट्स और कॉर्पोरेट अकाउंट्स इज ए सेपरेट सब्जेक्ट फॉर द बीकॉम एंड बीबीए स्टडी. तो अभी हमने इशू ऑफ शेयर करना है, इसके लिए सोर्स जो फाइनेंस क्या होते हैं कंपनी के, ये एक अलग वीडियो से मैंने बताया. तो अगर आप इशू ऑफ शेयर को अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो मेरा फर्स्ट वीडियो आप देखेंगे सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ऑफ ए पब्लिक कंपनी, और सेकंड वीडियो जो हमने बनाया है उसमें टाइप्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ शेयर्स, प्राइस ऑफ शेयर्स, हाउ टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी एंड मोड ऑफ पेमेंट के बारे में हमने डिटेल डिस्कस किया. आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल ऑफ ए पब्लिक कंपनी. फर्स्ट वन इज ऑथोराइज्ड कैपिटल, हिंदी में बोलते हैं अधिकृत पूंजी. इसका दूसरा नाम है रजिस्टर्ड कैपिटल, बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ द स्टेट ऑफ द कंपनी. तो इसलिए इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं. इट इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑल्सो, यानी कि नो कंपनी कैन इशू शेयर बियॉन्ड इट्स मैक्सिमम लिमिट. तो इसलिए इसको मैक्सिमम कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल भी कहते हैं. यानी कि कोई भी कंपनी अपनी मैक्सिमम या नॉमिनल कैपिटल से ज्यादा के शेयर कभी जारी नहीं कर सकती है अनलेस देयर इज ए अमेंडमेंट इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी. तो ऑथोराइज्ड कैपिटल एज द नेम इंडिकेट इट इज द मैक्सिमम कैपिटल and it is mentioned in the capital clause of memorandum of association of the company. जब एक कंपनी की स्थापना की जाती है तो उसके प्रमोटर न केवल कंपनी का प्रेजेंट फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट बल्कि फ्यूचर फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ और रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए ऑथोराइज्ड कैपिटल डिसाइड करते हैं. एक कंपनी जिसको करंट ईयर में इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हो सकता है सिर्फ 20 करोड़ रुपए की कैपिटल की जरूरत हो, लेकिन फिर भी वो कंपनी अगर अपनी कैपिटल 2000 करोड़ भी रखती है तब भी इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो फ्यूचर में उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा क्योंकि प्राइस लेवल हमेशा बढ़ता जाता है. तो फिर मनी का जो डिवैल्यूएशन होता है, परचेजिंग पावर मनी की कम हो जाती है. इसलिए इट इज ऑलवेज बेटर टू कीप ऑथोराइज्ड कैपिटल एज हाई एज फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी. तो इसलिए ऑथोराइज्ड कैपिटल, कोई भी कंपनी ऑथोराइज्ड कैपिटल से ज्यादा शेयर जारी नहीं कर सकती. इस ऑथोराइज्ड कैपिटल में ही है ना कंपनी के इक्विटी शेयर कितने होंगे, कितने रुपए वाले होंगे, तो उनका फेस वैल्यू और उनका डिनोमिनेशन 100 रुपए का एक शेयर है या 10 रुपए का एक शेयर है वो भी तय होता है. और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी होगी, प्रेफरेंस शेयर कितने रुपए वाला होगा, उस पे रेट ऑफ डिविडेंड क्या होगा, ये सारा ऑथोराइज्ड कैपिटल क्लॉज में मेंशन होता है. तो ऑथोराइज्ड कैपिटल इज द मैक्सिमम कैपिटल, इट इज रजिस्टर्ड कैपिटल विच इज मेंशन्ड इन द कैपिटल क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ ए कंपनी. एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन is a chartered document of the company which establish relation between the company and outside party. तो ये ऑथोराइज्ड कैपिटल में
कैपिटल स्ट्रक्चर की बात होगी तो उसमें शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कितना होगा और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितनी होगी, कितने शेयर होंगे, ये सब उसको डिवाइड करके डिटेल में बताया होता है। उसके बाद ऑथोराइज के बाद हमारी बात है नंबर 2 इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल को बोलते हैं निर्गमित पूंजी। ऑथोराइज कैपिटल का मतलब अधिकृत पूंजी या अधिकतम पूंजी या पंजीकृत पूंजी, और इशूड कैपिटल का मतलब निर्गमित पूंजी। तो वी कैन से दैट इट इज दैट पार्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल which has been issued, which has been offered to the public for subscribe in share capital of the company। निर्गमित पूंजी अधिकृत अंश पूंजी का वह भाग है जो कि वास्तव में जनता को ऑफर कर दिया गया है, जिसके लिए जनता को शेयर खरीदने के लिए आमंत्रित कर दिया गया है, तो वो कंपनी का निर्गमित पूंजी कहलाती है। इस प्रकार निर्गमित पूंजी अधिकृत पूंजी के बराबर भी हो सकती है या उससे कम भी हो सकती है, ज्यादा कभी नहीं हो सकती। तो authorized capital is the maximum capital and no company can issue share beyond its authorized limits unless there is proper amendment in the capital clause of memorandum of association of the company। तो निर्गमित पूंजी अधिकतम या अधिकृत पूंजी का एक भाग होती है और जो वास्तव में जितने शेयर कंपनी ने लोगों को खरीदने के लिए आमंत्रित किया है तो वही कंपनी का निर्गमित पूंजी कहलाता है। अब ये भी जरूरी नहीं कि आपने जितने शेयर निर्गमित किए इशू करे उसके बराबर एप्लीकेशन आ जाए, क्योंकि किसी कंपनी के द्वारा शेयर जारी करने के बाद में पब्लिक उसका क्या रेस्पॉन्स देती है, पब्लिक उसके बिहाफ में कितने शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन डालती है, क्योंकि द शेयर ऑफ ए पब्लिक कंपनी आर टू बी सब्सक्राइब्ड विद इन 2 or 3 days ऑफ सब्सक्रिप्शन। कंपनी को ज्यादा समय नहीं मिलता है, 2 या 3 दिन में जितने शेयर कंपनी इशू करना चाहती है वो 2 or 3 days ऑफ सब्सक्रिप्शन के अंदर उतने शेयर अप्लाई हो जाने चाहिए, तभी ये कंपनी है वो शेयर का अलॉटमेंट का अपना नेक्स्ट स्टेप ले सकती है। तो जो इशूड कैपिटल है वो ऑथोराइज का पार्ट होती है और जितने शेयर इशू करे हैं वो कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस में मेंशन करती है और उसके लिए एप्लीकेशन के साथ वो पैसा पब्लिक से एप्लीकेशन मनी के रूप में मांगती है। तो इशूड कैपिटल मतलब कुल अधिकतम पूंजी या अधिकृत पूंजी का वह भाग जो जनता को जो है ना ऑफर किया गया है, खरीदने के लिए आमंत्रित किया गया है। अब इशूड कैपिटल के अगेंस्ट में अगला वर्ड है हमारा सब्सक्राइब कैपिटल। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जितने शेयर जारी किए जाते हैं एप्लीकेशन मनी, शेयर एप्लीकेशन, इशूड कैपिटल और इशूड शेयर के नंबर से ज्यादा भी मिल सकती है और कम भी मिल सकती है। तो सब्सक्राइब कैपिटल is that part of the issued capital which has been subscribed, which has been applied by the public in response to the prospectus issued by the company। तो ये सब्सक्राइब कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं प्रार्थित पूंजी, जिसके लिए प्रार्थना या एप्लीकेशन आवेदन प्राप्त हुआ है। तो पहला था अधिकतम पूंजी, फिर निर्गमित पूंजी और ये सब्सक्राइब कैपिटल को बोलते हैं प्रार्थित पूंजी। तो जिसके लिए जो शेयर जितनी एप्लीकेशन कंपनी को मिल गई है थ्रू द कंपनी बैंकर, तो वो कंपनी का सब्सक्राइब कैपिटल कहलाती है। अंशों का अभिधान भी बोलते हैं। तो अब ये जो सब्सक्रिप्शन है ना वो 2 तरह का हो सकता है। एक ओवर सब्सक्रिप्शन,
इसे बोलते हैं अंशों का अति अभिदान। और दूसरा हो सकता है अंडर सबसिस्टम। अल्प अभिदान। ओवर सबसिस्टम अंशों का अति अभिदान। यदि किसी सार्वजनिक कंपनी के द्वारा जारी किए गए अंशों की संख्या से ज्यादा संख्या में शेयर खरीदने के लिए आवेदन प्राप्त होते हैं तो वह अंशों का अति अभिदान कहलाता है। और यह कंपनी की अच्छी ख्याति, प्रबंधकों की अच्छी ख्याति या कंपनी का उद्देश्य और प्रोडक्ट के नेचर के अकॉर्डिंग पब्लिक का एक रेस्पॉन्स है, तो ये ओवर सबसिस्टम कहलाता है। When the number of shares applied by the public in response to the prospectus issued by the company for issue of certain number of shares is higher than the number of shares offered to the public, then it is called as over subsistence. यदि ये कंपनी द्वारा जितने शेयर जारी करने के लिए आवेदन पत्र मांगे गए थे उससे ज्यादा अंश खरीदने के लिए आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं ड्यूरिंग 2 और 3 डेज ऑफ सबसिस्टन, अभिदान के 2 या 3 दिन जो कंपनी द्वारा दिए जाते हैं एज पर रूल, तो वो ओवर सबसिस्टन कहलाता है, अति अभिदान कहलाता है। और ओवर सबसिस्टन रिफ्लेक्ट्स हाई गुडविल ऑफ द कंपनी इन द मार्केट। People have positive attitude towards the company, towards the management and promoter and director of the company. और उसके अगेंस्ट होता है अंडर सबसिस्टन। अंडर सबसिस्टन मीन्स अंशों का अल्प अभिदान, तो ये जिसका अपोजिट है। When the number of shares applied by the public in response to the prospectus of the company during specific days of subsistence is less than the number of shares offered by the public, then it is called as under subsistence। यदि किसी सार्वजनिक कंपनी द्वारा जारी किए गए अंशों के प्रविवरण के रेस्पॉन्स में जनता द्वारा जो शेयर आमंत्रित किए जाते हैं वो अगर कम है तो यह अंशों का अल्प अभिदान कहलाता है। यदि किसी कंपनी के शेयर का अंडर सफिशिएंट होता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो कंपनी या तो अच्छी नहीं है, उसके डायरेक्टर या प्रोमोटर है वो अच्छे नहीं है, या पब्लिक को कंपनी के प्रोस्पेक्टस के इशू के बारे में जानकारी नहीं मिली थी, या ये भी हो सकता है कि लोगों के पास पैसा नहीं है कि वो कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करें। तो इसके बहुत सारे मायने होते हैं। हम टेक्निकली बस यही कहेंगे कि when the actual number of shares applied by the public is less than the number of shares offered by the company to the public, then it is a case of under subsistence. Now what will happen in case of over subsistence and under subsistence? यदि किसी कंपनी के द्वारा जो शेयर जारी किए गए, एक सर्टेन नंबर ऑफ शेयर आर इशू एंड नो कंपनी कैन अलॉट मोर नंबर ऑफ शेयर when the issue is highly oversubscribed। यानी कि अगर एक कंपनी ने मान लीजिए 5 लाख शेयर जारी करे और उसको एप्लीकेशन 12 लाख शेयर खरीदने के लिए मिल गई, तो 7 लाख एप्लीकेशन ज्यादा आई है तो वो ओवर सब्सिस्टेंस कहलाएगी। लेकिन इसके अंतर्गत एक कंपनी पूरे 12 लाख शेयर को अलॉटमेंट नहीं कर सकती। 7 लाख शेयर एप्लीकेशन जो ज्यादा आई है उन्हें या तो पूरा प्राइमा फेसी रिजेक्ट करना पड़ेगा या कुछ शेयर रिजेक्ट करके बाकी का जो शेयर एप्लीकेंट है जिन्होंने 200, 500, 1000 शेयर अप्लाई करा था, तो इसके लिए वो ना प्रो रेटा से अलॉटमेंट कर सकती है, यथानुपात आधार पर आवंटन कर सकती है। तो वो कैसे बनता है वो जब हम आगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा कि व्हाट इज प्रो रेटा। तो प्रो रेटा इज बेसिकली
a ratio between the number of share applied and number of share to be allotted. क्योंकि number of share to be allotted should never exceed the number of share issued by the company. So the problem of pro rata will arise. The problem of allotment under pro rata will arise only in case of oversubscription. Some of the applicants will be refused for allotment. That will be in case of oversubscription. So these are the remedy in case of oversubscription. क्योंकि यदि कंपनी को अंशों का आवेदन ज्यादा मात्रा में मिलता है तो वो सबको शेयर इशू नहीं कर सकती. जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन आई उन्हें या तो रिजेक्ट करना है या प्रोपोर्शनेटली इस तरह से शेयर का अलॉटमेंट करना है कि सभी लोगों को, सभी एप्लीकेंट को कुछ शेयर मिल जाए. जिसने 200 के लिए अप्लाई किया तो कम से कम 100 शेयर, 50 शेयर कुछ मिले, पूरा रिजेक्ट नहीं किया जाता. तो वो प्रो रेटा अलॉटमेंट कहलाता है. और वो उसका एक रेशियो बनाना पड़ता है ताकि कोई ये नहीं कहे कि इसने तो 500 शेयर पे 100 ही दिए, इसको 500 शेयर पे आपने 400 शेयर अलॉट कर दिया. ये कौन सा नीति हुई, कौन सी पॉलिसी हुई? क्योंकि इट्स ए मैटर ऑफ पब्लिक कंपनी एंड द मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक कंपनी हैव टू जस्टिफाई द मेथड ऑफ अलॉटमेंट, the strategy of allotment of share that they have applied in case of oversubscription. हर बात का जवाब देना पड़ता है. इसलिए कुछ इस तरह की पॉलिसी बनाई जाती है which is logical, which is scientific, which can be understood by anyone. तो ये ध्यान रखना पड़ेगा. और उसका दूसरा अंडर सब्सक्रिप्शन. In case of under subscription, all applicant will get share. क्योंकि जितना शेयर कंपनी ने इशू करा, कंपनी मान लो 10 लाख शेयर इशू करना चाहती है 10 रुपए वाले और एप्लीकेशन 9 लाख शेयर के लिए आई है, तो फिर ऐसी स्थिति में जितने लोगों ने भी अप्लाई करा कंपनी सबको शेयर दे देगी और बाकी जो कम पड़ रहा है वो अंडरराइटर पे करेंगे और अंडरराइटर सब्सक्राइब करके उनका पेमेंट करेंगे. और या फिर अगर 90% तक सब्सक्रिप्शन मिल गया, न्यूनतम अभिदान की हमारी शर्त पूरी हो गई है, तो फिर शेयर का अलॉटमेंट उनको कर दिया जाएगा. बाकी वाला इशू तो फिर 10 लाख रहेगा और सब्सक्राइब एंड पेड अप है वो 9 लाख ही रह जाएगी. तो ये अंडर सब्सक्रिप्शन का मतलब है कंपनी की गुडविल अच्छी नहीं है या लोगों के पास पैसा नहीं है, जो मैंने आपको पहले बताया. तो ये सब्सक्राइब कैपिटल वो होती है जो लोगों द्वारा जो शेयर मांगे गए हैं, जिनके लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगाई है, एप्लीकेशन मनी दी है. तो ये सब्सक्रिप्शन 2 तरह का हो गया. और उसके बाद जब आप शेयर सब्सक्राइब कर देते हैं तो फिर ऐसी स्थिति में जो है ना अगला पार्ट सब्सक्राइब कैपिटल के बाद होता है कॉल्ड अप कैपिटल. कॉल्ड अप जो कॉल कर ली गई, जो मांग ली गई है, इसको अपन बोलते हैं याचित पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल. Called up capital is that capital which has been called by the company from the shareholder. Called up capital, एक कंपनी उन्हीं लोगों से शेयर कैपिटल का पैसा मांग सकती है जिनको शेयर अलॉटमेंट हो गया. पहले जो एप्लीकेशन लगाते हैं तो एप्लीकेशन मनी होती है, लेकिन एप्लीकेशन के बाद में जब शेयर का अलॉटमेंट हो जाता है तब जो कंपनी बैलेंस शीट बनाने की डेट तक जितना रुपया मांग चुकी है तो वो कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगा. क्योंकि अगर आपकी कंपनी ने शेयर का पूरा वैल्यू, पूरी फेस वैल्यू लमसम प्राप्त कर ली है, पूरा शेयर कैपिटल मनी एप्लीकेशन के साथ ही ले ली है, तब तो फिर ये कॉल्ड अप और कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस की कोई बात होगी ही नहीं. लेकिन जब एक कंपनी ने मोड ऑफ पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट अलाउ किया है, तब ऐसी स्थिति में जो शेयर का कुछ पैसा एप्लीकेशन मनी के नाम से लिया जाता है, कुछ पैसा अलॉटमेंट मनी के नाम से, फिर कुछ फर्स्ट कॉल, कुछ सेकंड कॉल, इस तरह से किस्तों में लिया जाता है ना, तब फिर कॉल्ड अप और कॉल इन एरियर और कॉल इन एडवांस की बात होगी. तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ कैपिटल की जो बैलेंस शीट में दिखाई जाती है. तो सबसे पहले ऑथराइज्ड कैपिटल होती है, फिर इशूड कैपिटल होती है, इशूड के बाद सब्सक्राइब्ड कैपिटल के अंतर्गत ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन का समाधान हो जाता है अलॉटमेंट करने पर. Whenever the company allot the share, फिर अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन की बात खत्म हो जाती है और उसके बाद में आता है कॉल्ड अप कैपिटल.
कॉल्ड अप कैपिटल मतलब याचित पूंजी, और याचित पूंजी मतलब कंपनी का अंश पूंजी का वह भाग जो कंपनी ने अपने अंशधारियों से बैलेंस शीट बनाने के डेट तक मांग लिया है, तो वो हमारा कॉल्ड अप कैपिटल कहलाता है। तो इट इज दैट अमाउंट ऑफ कैपिटल व्हिच हैज बीन कॉल्ड बाय द कंपनी फ्रॉम द शेयर होल्डर आफ्टर अलॉटमेंट ऑफ शेयर टिल डेट ऑफ बैलेंस शीट। अब इसके कॉल्ड अप कैपिटल के हमारे पार्ट है, जैसे पेड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल को हिंदी में बोलते हैं प्रदत्त कैपिटल, प्रदत्त पेड अप। एज द नेम इंडिकेट, प्रदत्त मतलब जो पेड कर दी गई है। कंपनी ने जितने शेयर पे जो रुपया मांगा है, मान लीजिए 10 रुपए का शेयर है, उस पे बैलेंस शीट बनाने की डेट तक अभी कंपनी ने ना एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी के 6 रुपए ही मांगे हैं, तो वो कॉल्ड अप कैपिटल 6 रुपए है। लेकिन उसमें से कुछ लोग हैं ना, उन्होंने पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट मनी चुकाया ही नहीं है, तो और जिन लोगों ने पेड कर दिया ना, वो पेड अप कैपिटल है, और जिन लोगों ने पेड नहीं करा है वो कॉल्स इन एरियर कहलाएगा। तो दूसरा है वो कॉल इन एरियर या कॉल्स इन एरियर। बकाया मांग या बकाया राशि, अब ये अलॉटमेंट की भी बकाया राशि हो सकती है और मांग की भी बकाया राशि हो सकती है। इन केस ऑफ पेमेंट इन इंस्टॉलमेंट देयर में भी 4 और 5 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट, लेकिन जो कंपनी अंशों के आवेदन के साथ पैसा मांगेगी उसको बोलेंगे एप्लीकेशन मनी। फिर जब शेयर का अलॉटमेंट हो जाता है, उसके बाद में उनको जो पैसा देना पड़ेगा शेयर होल्डर को, अलॉटी को, तो वो अलॉटमेंट मनी कहलाएगा। उसके बाद में जो पैसा मांगेगी तो कंपनी फर्स्ट कॉल कराएगी, उसके बाद में 4th इंस्टॉलमेंट मांगी तो वो सेकंड कॉल कहलाएगी, और अगर थर्ड कॉल और रखी गई है तो वो थर्ड एंड फाइनल कॉल कहलाएगी। अगर 4 इंस्टॉलमेंट में पैसा लिया तो एप्लीकेशन मनी पहला, दूसरा अलॉटमेंट मनी, तीसरा फर्स्ट कॉल मनी, और चौथा सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी होगा। तो ये कॉल इन एरियर का मतलब है कंपनी ने शेयर पे जो पैसा मांग लिया है, लेकिन बैलेंस शीट बनाने की डेट तक जिन शेयर होल्डर ने वो पैसा नहीं दिया है, तो वो कॉल इन एरियर कहलाता है। वो अलॉटमेंट मनी इन एरियर भी हो सकता है और कॉल इन एरियर भी हो सकता है। तो वो एक तरह से कंपनी की बकाया राशि है, ये कंपनी की एसेट्स है एक तरह से, लेकिन कॉल इन एरियर को हमेशा कॉल्ड अप कैपिटल में से घटाकर लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछते हैं हाउ इज कॉल इन एरियर प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, तो हमारा आंसर क्या होगा? कॉल इन एरियर इज प्रेजेंटेड इन द लायबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम कॉल्ड अप कैपिटल। तो कॉल्ड अप में से कॉल इन एरियर जो है वो घटा दो तो बाकी वाला पेड अप कैपिटल हो जाती है, और वो हम बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में अमाउंट के आउटर कॉलम में फाइनल कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, तो ये कॉल्ड अप कैपिटल के 2 मेन पार्ट होंगे, पेड अप कैपिटल एंड कॉल्स इन एरियर। ठीक है, पेड अप कैपिटल इज दैट पार्ट ऑफ द कॉल्ड अप कैपिटल व्हिच हैज बीन पेड अप, एंड कॉल इन एरियर इज दैट पार्ट ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल व्हिच रिमेन्स अनपेड टिल डेट ऑफ बैलेंस शीट। और इसका एक तीसरा पार्ट और हो सकता है कभी कभी, वो है कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस इसे बोलते हैं अग्रिम याचना, अग्रिम प्राप्ति याचना। कॉल मनी को यहां याचना राशि बोलते हैं। Sometime some of the shareholder pay first call money with allotment money और second call money with first call money, यानी कि जो है ना दूसरी इंस्टॉलमेंट के साथ तीसरी इंस्टॉलमेंट का भी पेमेंट कर देते हैं, और अगर कंपनी ने अभी तक तीसरी इंस्टॉलमेंट तक की मांगी है लेकिन फिर भी कुछ लोग चौथी और फाइनल इंस्टॉलमेंट है वो भी पहले ही दे देते हैं, तो कंपनी पैसा ले लेती है लेकिन वो अभी मांगा नहीं है कंपनी ने, फिर भी कुछ लोगों ने जमा करा दिया, तो इट इज कॉल्ड एज नोन एज कॉल्स इन एडवांस, अग्रिम प्राप्त राशि। तो ये कंपनी के लिए एक तरह से लायबिलिटी है, अर्नड इनकम की तरह हो गई।
तो कॉल्स इन एडवांस मीन्स अग्रिम प्राप्त याचना राशि, इट इज ए लाइबिलिटी फॉर द कंपनी। तो इसलिए अलग से इसको लाइबिलिटी साइड में करंट लाइबिलिटी में दिखाया जाता है कॉल्स इन एडवांस, जबकि कॉल इन एरियर होता है वो कॉल्ड अप कैपिटल में से घटाकर दिखाया जाता है, क्योंकि कॉल्स इन एरियर कंपनी की एक तरह से एसेट्स है, लेकिन इसको एसेट साइड में नहीं दिखाते क्योंकि देयर इज ए स्पेसिफिक फॉर्मेट एंड अ मेथड ऑफ presentation of various items in the balance sheet or financial statement of the company. So call in area will be shown by subtracting from called up capital in the liability side, and calls in advance is a liability, so it will appear as a part of current liability in the liability side of the balance sheet of the company. तो अभी तक हमने टाइप्स ऑफ कैपिटल में किया, ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर इशूड कैपिटल एंड फिर सब्सटेंट कैपिटल और फिर कॉल्ड अप कैपिटल। और कॉल्ड अप में तीन पार्ट होते हैं, पेड अप कैपिटल, कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस और उनका प्रेजेंटेशन। अब मैं बात करूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। व्हाट आर द राइट्स टू द कंपनी रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर। तो एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 अगर कोई शेयर होल्डर कंपनी को कॉल इन जो कॉल्ड अप कैपिटल है, जो कॉल मनी मांग ली गई है, उसका पेमेंट नहीं करता है, तो ड्यू डेट के बाद में वो जितना लेट पे करेगा उसको कॉल इन एरियर पे 10% पर एनम के हिसाब से ब्याज देना पड़ेगा, राइट। और अगर कोई व्यक्ति कंपनी को कॉल मनी एडवांस में जमा करा देता तो कंपनी विल पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12% पर एनम। इट मींस कंपनी वांट टू encourage the people to pay call in advance and avail the benefit of interest at 12% per annum। तो ये कॉल इन एरियर मतलब बकाया मांग राशि पर कंपनी ब्याज लेती है 10%, और अगर कोई व्यक्ति कंपनी को कॉल मनी एडवांस में जमा करा देता है तो उस पर कंपनी उसको ब्याज देती है 12%। तो वो हमारा कॉल्स इन एडवांस पे कंपनी 12% ब्याज देती है, तो कंपनी के लिए एक्सपेंसिव हो जाएगा। और कॉल इन एडवांस का इनका प्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया। अब एक और कैपिटल जो है वो मैं बता दूं, फिफ्थ होता है वो रिजर्व कैपिटल। ये भी इंपॉर्टेंट है थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। रिजर्व कैपिटल यानी कि संचित पूंजी। संचय करने का रखी जाती है वो संचित पूंजी कहलाती है, रिजर्व कैपिटल। It is that part of uncalled up capital out of the share issued to the public, which can be called by the company, collected by the company only in case of winding up of the company, then is called as reserve capital। निर्गमित पूंजी का भाग और न मांगी गई पूंजी का वह भाग जो एक कंपनी द्वारा सिर्फ कंपनी के समापन के समय ही अंशधारियों से मांगा जा सकता है, तो उसे संचित पूंजी कहते हैं, ठीक है। और इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है? द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिजर्व कैपिटल आउट ऑफ द इशूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल इज टू मेंटेन द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। तो हर कंपनी के द्वारा अपने लेनदारों में विश्वास बनाए रखने के लिए अपनी कुल कैपिटल का, इशूड कैपिटल का एक भाग एक प्रोपोजल रिजोल्यूशन पास करके रिजर्व में डाल दिया जाता है कि अगर कंपनी फेल भी हो जाती है तब भी ये रिजर्व कैपिटल से जो पैसा आएगा वो हम इन लेनदारों को भुगतान करने में काम लेंगे, इसलिए संचित पूंजी कहलाता है रिजर्व कैपिटल। एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रोसीजर रिगार्डिंग इशू ऑफ शेयर्स। अगर एक कंपनी अपने शेयर का इशू करती है तो उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है, कितनी इंस्टॉलमेंट होती है, उनको किस तरह से लिया जाता है, तो इस बात को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट विल बी बेटर। तो नाउ यू आर टू अंडरस्टैंड इन दिस वीडियो ओनली अबाउट द टाइप्स ऑफ कैपिटल ऑफ अ पब्लिक कंपनी, ठीक है। और अब इसकी जो एप्लीकेशन अलॉटमेंट और इनके अकाउंटिंग की प्रक्रिया क्या होती है, जर्नल एंट्रीज क्या होती है, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड अबाउट
accounting of share capital of the public company, then you have to watch my 3 video. First video, source of finance. Second video will consist of these elements, and the third video is regarding types of capital of public company. And in our next video, we will discuss the journal entry, accounting entries regarding issue of share, and how allotment money, call money are due and received by the company, how application money is received and how it is accounted. That we will discuss in the next video. Thank you very much. Please watch the video completely and subscribe the video and share this video so that almost all students of our school and our college can be benefited. Thank you very much. God bless you.